हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 एंड आई होप सो आप सब लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देख लिया रहेगा, अच्छे से समझ लिया रहेगा एंड उसमें जितने भी क्वेश्चन है सब अच्छे से सॉल्व कर लिया रहेगा। आज पार्ट 3 में हम लोग बात करने वाले इज अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। सेकेंड इज आर आयनिक बॉन्ड, उसके आयनिक बॉन्ड में हम लोग उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लैटिस एनर्जी, फजान्स रूल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। thirdly dipole moment, fourth आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देन द चैप्टर इज कंप्लीट। हर टॉपिक पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस भी करने वाले। सो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मुझे ये चीज बताओ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी की जरूरत क्या पड़ी। बिकॉज कि जब हम लोग ने वीबीटी, इतना सारा थियोरीज तो था, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वीबीटी से हम लोग को लग रहा था कि ऑक्सीजन इज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और बॉन्डिंग में भी वो ऐसे दिखा रहा था। सो हम सबको लगा इट्स अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, बट एमओटी ने क्लियर किया कि ये डायमैग्नेटिक ना होकर एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। सो इसके वजह से एमओटी आया एंड एमओटी ने ये चीज को एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। सो एमओटी है ना, MOT can be applied for diatomic molecule up to 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन तक ये अप्लाई कर सकते हैं MOT। देन एक्चुअल में MOT है क्या वो समझो। अकॉर्डिंग टू MOT, when two atomic orbitals of almost same energy and same symmetry interact, ये देखो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब सेम सिमेट्री के है, सेम एनर्जी के है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो जब दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, तो उसमें से एक इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लो होगा एंड सेकेंड इज हर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी हाई होगा। सो इधर ये चीज समझो कि हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था कि जब 3 या 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे तो हम लोग को 4 ऑर्बिटल्स रिटर्न में मिल रहा था, करेक्ट। इधर भी वही है, इधर जब हमारा 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, देन हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है, वो भी 2 ही मिल रहा है। तो ये चीज समझो इधर से। एंड अभी हमेशा कभी भी कुछ भी दो चीजें लाइक अभी 2 वेव्स है, 2 ऑर्बिटल्स को 2 वेव्स समझो, उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाया, मतलब बेसिकली ऐड करवाया दोनों को। सो एक हम लोग को देखो ये 2 वेव है, इसको ऐड करवाया, हम लोग को एक बड़ा सा वेव मिला, करेक्ट। सो इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग बोलेंगे जब ऐसे 2 ऑर्बिटल्स ऐड होंगे तभी उनको बोल देंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स हाई है, करेक्ट। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, एनर्जी कम है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाउंडिंग प्रोबेबिलिटी इज इन बॉन्डिंग रीजन इंक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे जुड़ने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। सो बेसिकली इधर याद क्या रखना है, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, हम लोग को 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, करेक्ट। एक बॉन्डिंग वाला होगा, एक एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। तो अभी ये कैसे बना है, 2 ऑर्बिटल्स जब ऐड होंगे बेसिकली, तो हम लोग को एक दोनों ऐड होंगे इन सेम नेचर के, देखो ये दोनों ऐड हो रहे तो हम लोग को एक बड़ा सा वेव मिल रहा है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे हम लोग को एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला जिसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है न्यूक्लियस के बीच में, वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होने के वजह से वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने तरफ बाउंड करेगा, इसकी वजह से एनर्जी बहुत लो है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वैसे ही सेकेंड केस क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पे देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जब हम लोग ने दोनों सेम टाइप ऑफ नेचर को बेसिकली सबट्रैक्ट किया तो हम लोग को एक देखो ऐसा छोटा सा ग्राफ मिला, वेव मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, जब भी हम लोग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर को इंटरेक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ABMO फॉर्मेशन, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बिटवीन द न्यूक्लियस दोनों के बहुत कम होगा एंड वहाँ पे नोडल प्लेन बेसिकली होगा। जहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है ना, वहाँ पे नोडल प्लेन हमें देखने को मिलता है एंड इसके वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत कम होगा एंड एनर्जी इसका बहुत ज्यादा होगा। ये चीज तो हम लोग को पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है देन ऑफकोर्स उसका अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है, बट इधर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कम है तो इसका अट्रैक्टिंग पावर कम हो जाएगा, इसके वजह से उस अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा एंड बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, देन उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, ऑफकोर्स ये चीज पता है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये वेव्स वाला तो जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए
वो था। बस मेन ये पॉइंट्स याद रखो तीनों इधर भी, कि बेसिकली जो दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर बॉन्डिंग वाला बनाता है उसमें क्या चीजें होती है, उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एनर्जी कम होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी बाउंड कर सकते हैं। वैसे ही डिस्ट्रक्टिव में लाइक वहां जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बन रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वहां पे अट्रैक्शन कम है, वहां पे एनर्जी कम है, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से नोडल प्लेन बनता है। बस ये चीजें याद रखना है, एंड वी आर वेरी गुड टू गो फॉर द नीट। इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ओके एंड जो हम लोग बेसिकली इधर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अभी तो एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, अभी जैसे हम लोग आगे जाएंगे वहां पे 1s 1s 2s 2s वैसे देखेंगे सबका। सो वहां पे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जैसे हम लोग का पढ़ा है ना सेकेंड चैप्टर में, जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स फिल होता था विद द हेल्प ऑफ एफबाउस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सकल्शन रूल, हर्ट्ज रूल, वैसे इधर भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है। सो अभी हमारे पास जो स्पीशीज है, अभी इलेक्ट्रॉन फिलिंग है ना दो टाइप का होगा, फॉर स्पीशीज हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 एंड फॉर स्पीशीज हैविंग इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 और 14। सो ये दो टाइप का हमारे पास ये आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होगा, ये दो टाइप में होगा। सो फॉर स्पीशीज हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 के लिए देखते हैं। सो बेसिकली है ना इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे भरते हैं, ये एमओटी में ऐसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऐसे शो करते हैं, बट फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन एंड देन मैं इधर शो करती हूँ कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहा है। फर्स्ट हमारा आ जाएगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर आ जाएगा हमारा सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आ जाएगा हमारा पाई स्टार 2px जो कि इक्वल होगा पाई स्टार 2py के, एंड देन लास्टली सिग्मा स्टार 2pz। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है, हर इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन फिल होता है, करेक्ट। तो इधर डायरेक्टली हमारा 3s से, बट हम लोग इधर इसको वन एस समझते। तो फर्स्ट 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फर्स्ट इधर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ 2, फिर सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, वैसे ही सिग्मा 2s में होगा, फिर सिग्मा 2 स्टार s में होगा, फिर होगा हमारा सिग्मा 2pz। ये देखो सिग्मा, अगर z इधर हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है तो हम लोग को ये चीज पता है कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला है वही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरे दो ऑर्बिटल्स तो पाई बॉन्ड बनाते हैं, करेक्ट, ये चीज पता है। तो इधर ये सिग्मा बनाएगा एंड दूसरे दो जो है वो पाई बनाएंगे, एंड पाई, ये दोनों पाई बना रहे इसलिए इनका वैल्यू सेम रहेगा, इनका एनर्जी लेवल सेम रहेगा, करेक्ट। ये देखो इधर एनर्जी लेवल सेम रहेगा, देन इनके पाई स्टार का एनर्जी लेवल सेम रहेगा, करेक्ट, एंटी बॉन्डिंग वाले, एंड देन हमारा आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी इसमें सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं, बट याद रखना हमेशा ये वाले दोनों में फर्स्ट इधर भरेगा, सेकंड इधर भरेगा, देन थर्ड वाला फिर इधर भरेगा एंड फोर्थ वाला इधर। डायरेक्टली दोनों को 2 मत लिख देना वरना गलत होता है बहुत बार। सो अभी के लिए लिख लो, बट जब हमारा क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा नंबर तो हम लोग को वो ध्यान से देख के करना है। सो ये हो गया हमारा फॉर स्पीशीज हैविंग मोर देन 14, करेक्ट। एंड सेकेंड केस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 14 है या कम है 14 से, तो यहाँ पे भी वही होता है 1s पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे और सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा, फिर 2p इसमें हमारा z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके वजह से जो पाई बनेगा वो x एंड y वाले बॉन्ड्स बनेंगे, x एंड y वाले ऑर्बिटल वाले p बनेंगे, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसका भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ओके। तो कैसे आ जाएगा देखो, फर्स्ट तो 1 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, देन आ जाएगा इधर हमारा
ध्यान रखना हमारा आ जाएगा पहले पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर आएगा हमारा सिग्मा स्टार 2pz। एंड अभी मुझे ये चीज बताओ कि सॉरी, अभी मैं ये बताती हूँ कि ये इधर ऐसा ये वाला चेंज क्यों आता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू एसपी मिक्सिंग। अभी ये एसपी मिक्सिंग क्या है ये हमारे टॉपिक में है ही नहीं, ये हमारे एनसीईआरटी में भी है नहीं, सो विल नॉट डिस्कस अबाउट इट, बट हम लोग को रीजन पता होना चाहिए क्योंकि रीजन देके रखा है एसपी मिक्सिंग के वजह से ये चीज होता है। सो अभी इस पार्ट में बेसिकली आपको याद क्या रखना है, ये पूरे जो कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हैं ना वो याद रखना है आपको। ये डायग्राम हर जगह आप बना नहीं सकते और ये याद भी नहीं रह सकता। आपको याद क्या रखना है, जो थियोरी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया, करेक्ट, एंड हम लोग ने जो ये दो कॉन्फ़िगरेशंस लिखा है ना वो दोनों याद रखना है, आपका सब क्वेश्चंस हो जाएगा। एंड इसमें ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमारे एनसीईआरटी में जितना है ना उतना ही समझो, क्योंकि बहुत जन को कंफ्यूजन होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी हम लोग को कम्प्लीटली ऐसा पूरा हर एंगल से देके नहीं रखा, हम लोग को जो पढ़ना है बेसिकली उतना ही, बहुत बेसिक हम लोग को देके रखा है पढ़ने के लिए, तो उतना ही पढ़ो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो एंड ज्यादा फिर गूगल वगैरह पे से ज्यादा आगे का सीखने की जरूरत नहीं है, नीट में नहीं आएगा। सो हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी पार्ट है। इजी पार्ट इन सेंस इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है हर साल, मतलब हर साल आता ही है क्वेश्चन, एंड वो एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, सो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने का भी जरूरत नहीं है। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस के हेल्प से इसको और अच्छे से समझते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अभी बाकी है मेन, अब जिनको पता रहेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हैं वो बाकी है। दूसरा देखते हैं O2। O2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 16 इलेक्ट्रॉन्स होता है, करेक्ट। मतलब इधर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला मोर देन 14 वाला, करेक्ट। तो क्या करो, इस कॉन्फ़िगरेशन को इधर नीचे लिख लो पूरा। अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर रहा है, इसमें 2 4 हो गया, फिर हमारा और 2 6, ये 8, ये 10, ये 11, ये 12, खत्म। इधर 11 और 12, सॉरी इधर हमारा 10 12 और 14 इलेक्ट्रॉन्स इधर हमारा भर जाता है, फिर 15 एंड 16 बचता है। तो अभी डायरेक्टली इसको 2 देंगे तो नहीं चलेगा, बिकॉज इन दोनों का एनर्जी सेम है। तो इधर क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट 15th वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर 16th वाला इधर आएगा, और इधर हमारा खत्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स। सो याद रखना, जो इक्वल एनर्जी वाले ना उधर हमें बहुत ध्यान से करना है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। एंड अभी O2 प्लस का देखते हैं वैसे ही। O2, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यही जस्ट एक नया चीज है, दूसरा तो जो हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा वही लिखा है पूरा, करेक्ट। फिर आ जाएगा O2 प्लस, इसमें भी सेम चीज ही आएगा। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 15, करेक्ट। सो 15 इलेक्ट्रॉन से तो इधर हमारा 14 कवर हो जाता था, तो 15 के लिए इस बार इधर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, करेक्ट, और वी आर डन। सेकेंड O2 माइनस, इसमें भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब 16 वाला कैसे बना था हमारा, इधर एक आ गया था, इधर एक आ गया था, अभी फिर से इधर और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इधर ऐड होगा, सो इधर 1 का 2 हो जाएगा, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी है, जस्ट आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है उसके हेल्प से ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड बेसिकली आगे तो एक ट्रिक भी है जिससे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू रिमेम्बर दिस कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज 2023 में डायरेक्ट नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया था ऐसे वाले केस में, एमओटी में। सो ओके, सो अभी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सीखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, इसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अभी बॉन्ड ऑर्डर का जरूरत क्या है, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हम लोग स्टेबिलिटी बता पाएंगे, स्ट्रेंथ, एनर्जी के बारे में बता पाएंगे उस मॉलिक्यूल के, और हम लोग बता पाएंगे इज अबाउट बॉन्ड लेंथ,
सो बॉन्ड ऑर्डर बहुत जरूरी है, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। सो इसका ऑक्सीजन का नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर ढूंढते, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है ढूंढो, 2 4 6, ये 2 और 8 10, 10 है, माइनस 2 2 4 5 4 नहीं सॉरी 2 2 4 एंड 5 6 6 बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 बाय 2, तो 2 आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट। फिर O2 प्लस के लिए क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, देखो हमारे पास अभी कितना है 9 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग वाले 9 है, करेक्ट। एंड एंटी सॉरी बॉन्डिंग वाले 10 ही है, सॉरी एंटी बॉन्डिंग वाले हमारे पास एक कम हो गया था तो 5 है बाय 2, तो 2.5 आ गया। नेक्स्ट में बॉन्ड ऑर्डर ढूंढो, कितना है हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन 17 है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10 ही है। एंटी बॉन्डिंग कितना है, इस बार हमारे पास एंटी बॉन्डिंग 7 है, डिवाइड बाय 2, तो आ गया 1.5। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हम लोग स्टेबिलिटी बता पाएंगे। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा इस वाले केस में, किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, O2 प्लस का, O2 प्लस, फिर O2 का, एंड देन O2 माइनस का, करेक्ट। तो बेसिकली ये स्टेबिलिटी जानने के लिए ये बॉन्ड ऑर्डर ढूंढते हैं, एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम लोग को बेसिकली यही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चंस डिटेल में बहुत टफ क्वेश्चंस MOT पे नहीं आता। नेक्स्ट लिथियम के लिए देखते हैं, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा 1 स्टार s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स इसमें 2, 4 तो हो गया, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s एंड 6 इलेक्ट्रॉन आर डन। सो इधर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हमारा 4 माइनस 2 बाय 2, तो आ जाएगा 1। फिर सेकेंड इसका देखते हैं लिथियम 2 प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा 1 स्टार s2 एंड सिग्मा 2s, इधर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, करेक्ट। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा, चेक करो 3 माइनस 2 बाय 2, तो 0.5 जितना आ जाएगा, करेक्ट। थर्ड वाले में लिथियम 2 माइनस, इसके लिए चेक करो, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा 1 स्टार s2, फिर सिग्मा 2s2 एंड नेक्स्ट वाले में सिग्मा 2 स्टार s, इधर एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, सही। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम लोग, बहुत इजी है, 4 माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0.5, करेक्ट। अब इसका स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, लिथियम का। फिर अभी इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली सेम है, देन क्या करना है, इस देखो इधर लिखा है सेम बॉन्ड ऑर्डर, देन स्टेबिलिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उससे डिपेंड होगा कि इन दोनों में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा। सो इधर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और इधर 4 है, तो ऑफकोर्स ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, करेक्ट। तो ये हमारा आ गया स्टेबिलिटी का। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इस नाइट्रोजन के लिए, N2 के लिए डायरेक्टली इधर से लिख लेंगे पूरा अपना ये कॉन्फ़िगरेशन। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 14 मतलब सेकेंड वाला केस, इधर 2 8 हो गया, फिर इधर 2 आ जाएगा 10 12, एंड इधर हमारा 14 कवर हो जा रहा है,
करेक्ट। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना है 4, 4 8 10 माइनस 4/2 6/2 इज 3 बॉन्ड ऑर्डर मिल गया। फिर नेक्स्ट वाले का देखते हैं N2 माइनस का। N2 माइनस में क्या होगा, बेसिकली बहुत इजी है, N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 15 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेक्स्ट वाले उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ गया, करेक्ट। फिर इसमें कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हमारा, ये सॉरी इधर स्टार एंटी बॉन्डिंग है ये 10 माइनस 5/2 करेक्ट 2.5 हो जाएगा। फिर N2 माइनस का देखते हैं इधर ही, N2 माइनस के लिए अभी डायरेक्ट सॉरी N2 प्लस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 13 इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारे पास। तो इसका डायरेक्टली करो क्या आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा, इधर एक हो जाएगा बेसिकली। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 9 माइनस 4/2 तो 2.5 आएगा इधर फिर से। तो स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, जिसका सबसे ज्यादा इस N2, फिर इन दोनों का स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो क्या देखना है इस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 9 है इसमें 10 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा N2 माइनस एंड देन N2 प्लस। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बहुत इजी है, आई होप सब लोग को समझ रहा है कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। फिर आ जाएगा हमारा हीलियम 2, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। सो इसका ये क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिग्मा 1s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 1 स्टार s इसमें 2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2s 2, सिग्मा 2 स्टार s 2। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4 एंटी बॉन्डिंग है, तो 0 हो जाएगा। तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा ना वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके तो अभी ऐसा ना PYQs आया हुआ है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा और 4 आपको मॉलिक्यूल्स देके रखा है। तो बेसिकली आपको यही चेक करना है कि उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है देन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे ही एग्जिस्ट ना करने वाले लिस्ट में और एक है Ne2, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, चेक करके देखना है इसका कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से, ये नहीं करता एग्जिस्ट। ओके हीलियम 2 प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये खुद से कर लेना, ओके बहुत इजी है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अभी हम लोग आ जाते हैं ट्रिक पे। अभी हमारे पास है ना एक ये बॉक्स है, विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग है ना बहुत फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी देखो हर क्वेश्चन में ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते बैठना इज नॉट ए इजी टास्क, करेक्ट। तो हर उसमें आप इतना लिखोगे और नीट के पेपर में तो इतना टाइम होता नहीं है, बट हाँ ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। बट आप क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल करोगे। दैट इज ये टेबल में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा तो उनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो डायरेक्टली ये आपको याद रखना है ताकि आपका क्वेश्चन फास्ट हो। सो जब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है देन उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0.5। जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है देन उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, फिर 3 है तो 0.5, 4 है तो 0 होगा, फिर 5 है तो फिर से 0.5, 6 है तो 1, 7 है तो 0.5, 8 पे फिर से 0, चेक करके देख लेना। देखो 4 पे तो इधर हम लोग ने देखा 0 ही आता है, करेक्ट। 9 पे 0.5 होगा, अभी देखो अभी इंक्रीज में जाएगा, 9 पे 0.5, 10 पे 1, 11 पे 1.5, 12 पे 2, 3 पे 13 पे 2.5, 14 पे 3, 14 पे देखो नाइट्रोजन 3 ही था, करेक्ट। फिर 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, 19 पे 0.5, 20 पे 0। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये डायरेक्ट याद रखो। अभी ऑक्सीजन का बोला 16 इलेक्ट्रॉन से, तो डायरेक्ट चार्ट क्या है 2 आता है उसका बॉन्ड ऑर्डर, निकालते नहीं बैठेंगे हम लोग, ये चार्ट यूज करेंगे, ओके। सो अभी विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड ऑर्डर्स हम लोग
सॉरी विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी पहचान सकते हैं। कैसे? अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है देन इट इज अ डायामैग्नेटिक मटेरियल या प्रॉपर्टी है उसके पास। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन वो पैरामैग्नेटिक है। एंड बेसिकली इधर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाता है डायामैग्नेटिक में, दैट इज B2O2 एंड S2, बोरॉन, ऑक्सीजन एंड सल्फर का। ये तीनों भले ही इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें प्रेजेंट है बट तीनों आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखेंगे तो जो सिंगली मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके वजह से ये तीनों आर पैरामैग्नेटिक। एंड इसको याद रखना है BOS, एंड क्वेश्चन बेसिकली एक्सेप्शंस पर ही आता है। सो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन इस पर ही आने वाला है। सो नेक्स्ट ये बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to stability, strength and is inversely proportional to bond length। ये याद रखो, इस पे PYQ है। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे इस लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बेसिकली जो कॉम्बिनेशन बना था वो कैसे बन रहा है, उसमें सिमेट्री क्या है, कितने नोडल प्लेन्स बन रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो अभी मुझे बताओ जो 1s है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा था, कितने ऑर्बिटल्स बना रहा था? 1s सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s वाला भी 2s एक बना रहा था इस सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, करेक्ट। फिर हमारा 2p सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2p, फिर पाए वाला सिग्मा 2p पाए वाला, पाई 2p, पाई स्टार 2p, करेक्ट। सो ये कैसे बन रहा था एक्चुअल में? विद द हेल्प ऑफ उनका शेप्स हम लोग देखते हैं। जब हमारा 1s या 2s हो रहा है तो इधर देखो ये 1s वाला कंबाइन हो रहा है। अगर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूल बना रहा है तो देखो ऐसा शेप आ जाएगा इनके बीच में। दिखो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगा, मतलब इधर एक नोडल प्लेन बन जाएगा, करेक्ट। बट वही चीज हम लोग बॉन्डिंग वाले केस में देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो हम लोग ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा ना, बेसिकली दोनों के बीच में माइनस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के वजह से इनका जो शेप था वो ऐसे हो गया। बट जब हम लोग उसके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा रहे सो ऐड होके ये देखो इतना बड़ा शेप बन गया, इसमें नो नोडल प्लेन्स, करेक्ट। सो बेसिकली वही हुआ जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ा ना, वही चीज इधर हुआ है। जस्ट इधर दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव करवाने के वजह से इनका शेप कम हो गया, छोटा हो गया, ऐसा अजीब सा हो गया, करेक्ट। बट जब इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहे तो उनका शेप देखो बड़ा हो गया एंड इधर कोई नोडल प्लेन भी नहीं है। तो वैसे ही सेकेंड केस होता है, दैट इज दिस 2p वाला सिग्मा वाला। सो जब हम लोग बॉन्डिंग करवा रहे तो इसका देखो ऐसे बन जाता है। इधर है ना नॉर्मली दो नोडल प्लेन था बट जो स्ट्रक्चर है ना बॉन्डिंग के वजह से इधर नो नोडल प्लेन्स आ जाता है। तो क्वेश्चन में आपको पूछेंगे ना तो इधर नोडल प्लेन है बट वो विद इसके वजह से नहीं बना, बॉन्डिंग के वजह से। सो वो वाले नोडल प्लेन्स को हम लोग को इग्नोर करना है। ओके, सेकेंड इज दिस, इसमें जब एंटी बॉन्डिंग हो रहा है तो देखो इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, इसके वजह से इनका प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ इधर, करेक्ट। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा इसलिए इधर एक नोडल प्लेन बन जाएगा, वन नोडल प्लेन। वैसे ही सेकेंड केस जहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो रहा है वहां पे देखते। सो पाई बॉन्डिंग बेसिकली कैसे होता है, ऐसे जब आएगा तभी पाई बॉन्डिंग होता है। सो इधर भी ये दोनों ऐसे आया तो इनके बीच में पाई बॉन्डिंग हो गया। सो इधर देखना, इधर प्लस और माइनस होने के वजह से रिपल्शन हुआ और इधर एक हमारा नोडल प्लेन बन गया। इधर प्लस माइनस होने के वजह से ऑलरेडी रिपल्शन हुआ तो इधर हमारे पास दो नोडल प्लेन्स बन गया, करेक्ट। एंड जब ये एंटी बॉन्डिंग का केस है और जब बॉन्डिंग हुआ तभी ये जो दो प्लस वाले वो प्लस बड़ा प्लस बन गया एंड दो माइनस वाले दो बड़ा माइनस बना दिया। सो हमारे पास इनके बीच में भी एक प्लस एंड माइनस के बीच में भी नोडल प्लेन आ गया। सो इधर हमारे पास आ जाता है वन नोडल प्लेन। नोडल प्लेन इधर कौन से वाले चेक करने जो बॉन्डिंग के वजह से बने ना उनके बीच का। तो इस पे ना बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सिर्फ दो टाइप का क्वेश्चंस आता है, दैट इज नोडल प्लेन पूछते हैं, सिमेट्री पूछते हैं।
सो आपको सिमेट्री तो बहुत इजी है, अभी इसमें देखो ऐसे बीच में ऐसे बनाओ और बताओ, ये सिमेट्रिकल है, करेक्ट। सो नेक्स्ट इसमें देखो इधर ऐसे किया तो ये इधर प्लस है इधर माइनस है, ये अनसिमेट्रिकल है। इसमें भी ये प्लस है ये माइनस है, ये अनसिमेट्रिकल है, बट इधर ये करो या ऐसे करो तो ये सिमेट्रिकल होगा। नेक्स्ट इसमें देखो ये तो अनसिमेट्रिकल है, इधर ऊपर प्लस है इधर माइनस है। ये वाला चेक करो, इसमें भी हमारे पास सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये देखो इधर प्लस ये माइनस करेक्ट। तो आपको बस बेसिक यही क्वेश्चन पूछेगा, सिमेट्री पूछेगा, नंबर ऑफ नोडल पेन पूछेगा, इससे अलावा इस पार्ट पे बहुत क्वेश्चंस नहीं आता। सो आप आई होप ये कैसे, ये हम लोग ने जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा ना वही है इधर, बस इधर हम लोग ने ऑर्बिटल्स देख के लेके किया। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और प्लीज अब कुछ भी पार्ट आपको नहीं समझ रहा एंड प्लीज आप मुझे मैसेज करो, लाइक टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सो दैट मैं नेक्स्ट पार्ट में वो वाला पार्ट फिर से रिपीट करूँ ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो, या कुछ भी आपको चाहिए कि मेरी तरफ से इम्प्रूवमेंट हो कुछ पार्ट सिखाने में या कोई भी वे में, सो प्लीज मुझे एक बार बता दो सो दैट थोड़ा इम्प्रूव हो सके एंड आपको अच्छे से समझे। बेसिकली मेन मोटिव यही है कि आपको सब समझना चाहिए एंड आपका अच्छा मार्क्स आना चाहिए। सो प्लीज एंड हाँ, मैं थोड़ा जो नीट रिलेटेड है ना उतना ही पढ़ाती हूँ, जो एक्स्ट्रा 1000 चीजें है ना बहुत ज्यादा है, बट आपको क्या है नीट एग्जाम क्या है जिसमें आपको जो है वही अच्छे से आना चाहिए। सो ये चीज एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाके पढ़ाऊंगी, मैं जितना एनसीईआरटी में है एंड आउट ऑफ द एनसीईआरटी जो बहुत ज्यादा जरूरी है वही चीजें मैं पढ़ाने वाली हूँ। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हमारा एमओटी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पूरा एमओटी। सो एमओटी में ये 20 इलेक्ट्रॉन तक चलता है एंड ये हुआ किसके लिए था, बिकॉज ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल था। सेकेंड एमओटी में हम लोग ने देखा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला। एंड ये क्यों होता है, बेसिकली जब हमारा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहा है तो उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, करेक्ट। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से उसके पास बहुत अट्रैक्शन होता है, वो बहुत इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, करेक्ट। उसका एनर्जी इसके वजह से लो होता है। बट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है उसका एनर्जी बहुत हाई होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी हाई होता है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होने के वजह से न्यूक्लियस के बीच में वहां पे नोडल प्लेन्स भी हम लोग को देखते हैं, जैसे हम लोग ने देखा नीचे। फिर ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉन फिल कैसे हुआ था, विद द 3 प्रिंसिपल्स जो हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। फिर हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशंस आ जाता है जिस वे में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। तो 14 के ऊपर वाली स्पीशीज के लिए थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है एंड 14 के नीचे वाली स्पीशीज के लिए चेंज होता है ड्यू टू sp मिक्सिंग। सो हम लोग ने वो देखा। फिर बॉन्ड ऑर्डर देखा, क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। ये बॉन्ड ऑर्डर क्यों निकालते हैं, बिकॉज स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए, बॉन्ड लेंथ ढूंढने के लिए, बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करने के लिए। सो ये तो हम लोग ने एग्जांपल्स किया। फिर ये चार्ट जिसके हेल्प से हम लोग बहुत इजीली एंड बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन हम लोग ने इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस किया। देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था वो ऑर्बिटल्स में देखा। तो जब ऑर्बिटल्स में 1s के बीच में हम लोग ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया, सो वी गॉट अ बिग 1s जिसके पास नो नोडल प्लेन था और उसका एनर्जी कम था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। पर जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ उन दोनों के बीच में, सो हम लोग को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जिसमें एक नोडल प्लेन था और एसिमेट्रिकल था, करेक्ट। तो हमेशा कभी भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल या कोई 2 वेव्स मिलेगा ना तो उनके बीच में ये दोनों इंटरफेरेंस होगा, या मतलब बॉन्डिंग भी बनेगा एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, ये चीज समझो। इससे ज्यादा डिप में जाने का जरूरत नहीं है। वैसे ही हम लोग ने सिग्मा 2p के लिए देखा, तो एंटी बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन बन रहा था एंड असिमेट्रिकल था, बॉन्डिंग में एक बड़ा सा सिग्मा 2pz बन गया जिसके पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं था और एक सिमेट्री था उसके पास। सेकेंड हमारे पास पाए वाली चीज के लिए भी देखा, करेक्ट। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आपका सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ,
मिनिमम बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट। तो सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। O2 प्लस, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अभी हम लोग ने देखा चार्ट में, चार्ट देखो, चार्ट देखते देखते करो सो दैट आपको इजी हो जाए। 15 के लिए हमारे पास इस 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, 2.5। O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 17 इलेक्ट्रॉन्स होता है, करेक्ट। तो इधर आ जाएगा 1.5। O2 16, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस, O2 2 माइनस, तो इसमें हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का है, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा मिनिमम है, छोटा है, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन? ये PYQ है। तो बेरिलियम 2 प्लस के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? टोटल में 8 होता है, करेक्ट। सो प्लस है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब 0.5, करेक्ट। फिर बेरिलियम 2 के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 0। B2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 होगा बॉन्ड ऑर्डर। लिथियम 6 इलेक्ट्रॉन, समथिंग 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इससे हम लोग बहुत इजीली बता सकते कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डज नॉट एग्जिस्ट में। 4 diatomic species are listed below. Identify the correct order in which the bond order is increasing. So सबका हम लोग को फर्स्ट तो ये ढूंढना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट। सो NO में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। ऑक्सीजन के पास अपना ऑक्सीजन के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 + 8 कितना हो जाता है? 7 + 8 इज 15 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स पे 2.5 होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। सेकेंड इज O2 माइनस, 16 + 17, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 1.5। फिर C2 माइनस, C2 माइनस 12 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 14 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। He2+, सो हीलियम के पास 4 होता है बट एक कम, 3, तो 0.5 आ जाएगा, करेक्ट। सो अभी मुझे बताओ क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा किसका है? C2 माइनस का है। तो C2 माइनस सबसे ज्यादा, देन NO, देन ऑक्सीजन एंड देन हीलियम। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक ढूंढने के लिए फर्स्ट तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने। सो O2 माइनस, तो इधर तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो सकता है। Cn माइनस, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, +1, तो ये कितना हो जाएगा अपना? 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। CO 6 + 8, फिर से 14 इलेक्ट्रॉन्स। NO + 7 + 8 - 1, तो इधर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, मतलब ये तीनों पैरामैग्नेटिक नहीं है, सिर्फ A इज द करेक्ट ऑप्शन। द पेयर ऑफ स्पीशीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, सेम बॉन्ड ऑर्डर ढूंढना है, किसके बीच में बोला है? NO एंड CO। सो अभी इधर आप डायरेक्टली ऑप्शंस देख के बोल सकते हो NO एंड CO में दोनों का सेम नहीं होगा बॉन्ड ऑर्डर, बिकॉज O कॉमन है, C में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और N में 7 है, तो इनका टोटल अलग ही आएगा, इसकी वजह से सेम तो होने वाला है नहीं। N2O2, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, O2 में 16 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है सेम होना। फिर O2 माइनस एंड B2, सो O2 माइनस एंड B2, इसमें कितना 17 इलेक्ट्रॉन्स होता है अपना? 17 नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। एंड B2 में हमारा कितना? 5 और 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था अपना? O2 2 - 17 बट 18, सॉरी 18 इज 1 एंड B2 इज ऑल्सो 1, तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 to O2 minus ion, the electron adds on which one of the following orbitals? Sigma star, pi star orbital, correct. So A is the correct option.
बहुत इजी था ये क्वेश्चन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, तो ये तो हम लोग ने होमवर्क ऊपर किया है ऑक्सीजन के ऊपर, सो होमवर्क। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज विच वन विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। Cn प्लस, Cn प्लस मतलब 6 प्लस 7 13, 13 प्लस मतलब -1 करना है 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। Cn माइनस मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। NO 7 प्लस 8 15, तो इसका 2.5। Cn 6 प्लस 7 इज आर, इधर हमारा 7 प्लस O इज 8, सॉरी 7 प्लस 8 15, करेक्ट 2.5। 6 प्लस 7 13, 13 के लिए आ जाता है 2.5। सो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर Cn माइनस का है, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। तो इसका आंसर है ना C2 है। ये ना क्वेश्चन याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस में आता है, ट्रू फॉल्स में आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि C2 में सिर्फ पाई बॉन्ड्स होगा। ऐसा क्यों, देखो इसका हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन भी लाया है, 2s तक तो सब नॉर्मल है, बट इधर देखना कि इसका है ना जो इलेक्ट्रॉन्स भर रहा है ना वो सिर्फ पाई में ही कंप्लीट हो जाता है, इसका आगे सिग्मा के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचता, इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि कार्बन में सिर्फ पाई बॉन्ड्स ही प्रेजेंट है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये याद ही रखना है, ये वाला क्वेश्चन याद रखो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप हर जगह कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालते बैठ सकते, इसके वजह से आपको ये चीज याद रखना है, कार्बन के पास हमेशा पाई बॉन्ड्स ही होगा। Which one of the following species has unpaired electrons? Unpaired इलेक्ट्रॉन किसके पास है? So N2 ये तो फुल्ली पेयर्ड है 14 इलेक्ट्रॉन्स, O2 माइनस, हाँ इसके पास अनपेयर्ड है, हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली टिक कर दो। नेक्स्ट ये, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, हाँ फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, हाँ सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड, देर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन बॉन्ड एनर्जी, ये तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, बॉन्ड एनर्जी पे बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा हाथ होता है, करेक्ट, ये चीज हमें पता है। सो 1 and 2 आर द करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये PYQ है नीट 2022 का। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 O2 माइनस, ये कुछ देके रखा है, O2 माइनस का 1, इसका 2, हाँ ये सही है। C2 molecular has 4 electrons in its 2 degenerate pi molecular orbitals, हाँ ये भी सही है, अभी हम लोग ने ऊपर पूरा स्ट्रक्चर ही देखा। H2 plus ion has 1 electron, हाँ ये भी सही है। O2 plus ion is a diamagnetic, नहीं ये गलत है, so D is the incorrect one. Which of the following molecular orbital has 2 nodal planes? तो किसमें था 2 नोडल प्लेन, सिग्मा वाले में तो किधर भी नहीं था, हमारा पाई वाले में था, कौन से वाले, पाई स्टार वाले में, तो पाई स्टार 2py इसमें था, करेक्ट। नेक्स्ट, हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड इन केस ऑफ N2 प्लस, N2 प्लस मतलब 14 से कम वाला, तो 14 से कम वाला इस 13 इलेक्ट्रॉन्स में कितना ये था हाईएस्ट, कौन सा रहेगा एनर्जी। सो लास्ट वाला जो फिल होता है वो होता है ये वाला सिग्मा 2p, ये Z वाला एक फिल होगा इधर, सो ये वाला इधर हाईएस्ट एनर्जी में रहेगा, A इज द करेक्ट ऑप्शन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नॉट हैविंग एनी नोडल प्लेन इज, तो किसमें नोडल प्लेन नहीं था, सिग्मा S वाले में नहीं था, सो सिग्मा S, A इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था, सबको याद रहेगा। नेक्स्ट, the sequence that correctly describes the relative bond strength pertaining to oxygen molecule and its cation or anion, ये होमवर्क है, हम लोग ने कर लिया। बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर ही पूछ रहे। इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस फ्रॉम N2 द इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम, किधर से लॉस्ट होता है, पाई ऑर्बिट सॉरी सिग्मा ऑर्बिटल 2p सिग्मा वाले से होता है ऑर्बिटल लॉस, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following has the highest bond order, तो इसके पास
14 इलेक्ट्रॉन 3 होगा, 16 इलेक्ट्रॉन 2 होगा, हीलियम तो 0, H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 होता है, करेक्ट। सो ऑफ कोर्स A इज द करेक्ट आंसर। The ground state magnetic property of B2 and C2 molecules will be, B2 अपना एक्सेप्शन वाला है तो B2 क्या है, पैरामैग्नेटिक, एंड C2 हमारा डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसका 12 इलेक्ट्रॉन्स होता है, करेक्ट। तो B2 पैरामैग्नेटिक, C2 डायामैग्नेटिक, A इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस विद दिस हम लोग ने पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खत्म कर लिया है एंड पूरा डिटेल में समझ के खत्म कर लिया है, एंड हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चंस भी किया, एंड दिस बेसिकली ये जितना क्वेश्चंस किया ना उसमें से 70-80% क्वेश्चंस अपना PYQs ही था। सो आप देखो कि PYQs में भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है इस पार्ट का, इसमें ज्यादा आपको कुछ एकदम हाई लेवल केमिस्ट्री नहीं पूछते, जो जितना अभी मैंने सिखाया जितना इन स्लाइड्स पे है उतना ही आपको क्वेश्चंस में आता है, उससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस में हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता। सो टेंशन मत लो, बहुत जन टेंशन लेते कि हम लोग को सिर्फ इतना ही पता है, लाइक जितना बुक में है, वो बुक में सब नहीं दिया हुआ तो आपको वो बीच बीच का कनेक्शन मिसिंग लगता है, बट प्लीज उसके पीछे मत भागो एंड टाइम वेस्ट मत करो, जितना है उसको ही अच्छे से समझो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जनों को कि वो पूरा कनेक्शन जो नहीं मिल रहा उनको, एक पॉइंट जो है उसके पीछे इतना पड़ जाते हैं कि उनको पूरा थियोरी गलत लगने लगता है। सो हम लोग को थियोरी गलत प्रूव नहीं करना, हम लोग को जस्ट उसमें जो दिया है वो पढ़ना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमारा थियोरी पढ़ने के बाद सब क्वेश्चन हो रहा है, एंड जितना थियोरी सफिशिएंट है नीट के लिए एनसीईआरटी में दिया है उतना ही थियोरी, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड का। फर्स्ट इज बॉन्ड इधर है ना, इलेक्ट्रॉन शेयर होने के वजह से नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इधर इलेक्ट्रॉन का, ये चीज समझो। शेयर किधर होता था हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में, बट इधर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। सो बेसिकली इधर क्या होता है, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो पॉजिटिव वाला कैटायन वो एनायन को अट्रैक्ट करता है और उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने का कोशिश करता है, इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। थर्ड, जनरली ये बॉन्ड हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, लाइक Na+Cl- NH4Cl, करेक्ट। आयनिक बॉन्ड आर जनरली सॉलिड, ब्रिटल इन नेचर एट रूम टेम्परेचर। रीजन, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से वो सॉलिड होता है, बट ब्रिटल होता है रूम टेम्परेचर पर। आयनिक बॉन्ड आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो नहीं करता, एंड जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, आयनिक पोलर मॉलिक्यूल्स, वो रेडिली सोल्यूबल होते हैं पानी में। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज लैटिस एंड नॉट एज मॉलिक्यूल, मतलब लैटिस मतलब ऐसा एक क्लोज जैसा रहेगा, इसमें प्लस माइनस ऐसे एक, उसमें लैटिस इसको बोलते हैं, तो वैसे में रहता है, ना कि जो हम लोग मॉलिक्यूल्स जैसे बोलते थे ना ऐसे ऐसे, वैसे मॉलिक्यूल्स के तरह नहीं रहता है, लैटिस की तरह रहता है। So plus point, ionic compound have high melting point and high boiling point as compared to covalent bond. Okay, एंड हमने कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा था, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है बिकॉज डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करो, इस रिवाइज करते रहो थोड़े थोड़े दिन के बाद, सो दैट आपको याद रहेगा अच्छे से। तो आई होप सबको आयनिक बॉन्ड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सब समझे, इतने ही है हमारे एनसीईआरटी में, इतना ही दिया हुआ है। सो इसमें क्या करना है, आपको ये याद रखना है, रिवाइज करते रहो, आपको याद रह जाएगा। एंड अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद लैटिस एनर्जी पे। इसमें समझते फर्स्ट बॉर्न हेबर्स साइकिल, तो आप लैटिस एनर्जी थोड़ा इजीली समझ पाएंगे। सो है ना, कभी भी हम लोग का कुछ भी Na+ एंड Cl- को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बना रहे, तो उन पूरा प्रोसेस में ना रिलीज्ड एनर्जी है ना वो ज्यादा होना चाहिए देन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, तभी जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये देखो इधर लिखा भी है। सो Na हम लोग ने सॉलिड में लिया, उसको सब्लिमेशन एनर्जी दिया, एंडोथर्मिक मतलब उसको एनर्जी दिया, तो Na गैस बन गया। फिर उसको आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी डाल के Na+ और इलेक्ट्रॉन ऐसा कर दिया, करेक्ट। देन Cl2 में हम लोग ने Cl2 था उसको Cl करना था, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ा, करेक्ट। तो Cl+1 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर Cl में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो इधर एक ऐड किया, इधर एनर्जी हम लोग को रिलीज हुआ, करेक्ट, बिकॉज Cl is 7 और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो इजीली
एक फुल ऑक्टेट बना रहा था, इसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन आने इजीली वो ले लिया, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया इधर, करेक्ट। फिर Na+ और Cl- को जोड़ने के लिए हम लोग को जो एनर्जी जो जोड़ने को रखा तो NaCl बना, तभी हमारे एक एनर्जी रिलीज हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इस गैसियस आयन। तो अगर हमारा जो रिलीज एनर्जी कौन सा ये वाला है, ये वाला है, बेसिकली लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, देन हमारा जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो लैटिस एनर्जी अभी कौन से कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग बन रहा है, कम है, वो कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अभी कौन से मॉलिक्यूल में, कौन से कंपाउंड में हमारा लैटिस एनर्जी ज्यादा है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। सो ये एक बार गो थ्रू करते हैं क्या बात हुआ। इसमें क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हमारा रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए देन एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। सो रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होने के लिए हम लोग ने Na को पहले सब्लिमेशन एनर्जी दिया, Na से फिर आयनाइजेशन एनर्जी से Na+ बनाया, फिर Cl2 को Cl में किया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देके, देन उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसके वजह से वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। बट मेनली जो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ था वो कब हुआ? जब Na+ एंड Cl- बॉन्ड करने गए तभी लैटिस एनर्जी रिलीज हुआ। ये लैटिस एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इस गैसियस आयन। एंड इस लैटिस एनर्जी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कंपाउंड का ज्यादा है, किस कंपाउंड का कम है, किस में आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? विद द हेल्प ऑफ लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन करके देखते तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे NaF एंड NaCl, इसमें हमारा लैटिस एनर्जी क्या चाहिए? चार्ज बाय साइज। तो है ना, जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल एलिमेंट सेम है ना उसको नहीं देखना है, जो नहीं सेम है उसके बारे में बात करना है। तो इन दोनों पे चार्ज कितना है? -1 ही रहेगा, F हो या Cl हो, करेक्ट। तो चार्ज वाला केस तो कैंसिल करना पड़ेगा। साइज देखते हैं, F का ज्यादा है साइज या Cl का? ऑफकोर्स Cl का साइज इज ग्रेटर। तो अगर साइज जिसका ग्रेटर रहेगा उसका लैटिस एनर्जी कम रहेगा, करेक्ट। तो किसका ज्यादा रहेगा लैटिस एनर्जी? NaF। किसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा? NaF का, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट NaCl एंड N2O, इसमें हमारे पास चार्ज देखो, चार्ज देखना, इस पे +1 -1, इस पे +2 -2। तो किस पे चार्ज ज्यादा है? ऑफकोर्स इस पे तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बनाएगा। फिर KCl एंड RbCl, सो इसमें Cl सेम है, उसको हटा दो। इन चार्जेस देख रहे हो तो +1 -1 +1 -1। अभी मुझे बताओ कि पोटेशियम एंड रुबिडियम में किसका साइज बड़ा है? ऑफकोर्स Rb का, करेक्ट। तो इसका साइज बड़ा है तो अपना लैटिस एनर्जी आयनिक बॉन्ड KCl का स्ट्रॉन्ग होगा। फिर KCl एंड K2O ये सेम है, इसको किया वैसे ही, तो ये एक बार खुद से सोच के ट्राई करो। नेक्स्ट MgO एंड Na2O, इधर MgO में इधर +2 आ जाएगा, इधर -2, इस पे भी +2, इधर -2, चार्ज सेम है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? Mg एंड Na, मैग्नीशियम एंड सोडियम, इसमें से किसका साइज बड़ा है? अपना मैग्नीशियम का साइज इज छोटा देन Na, करेक्ट। सो MgO विल बी ज्यादा स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड या लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। सो ये दोनों अभी होमवर्क करना, आगे और क्वेश्चंस है तो हम लोग करेंगे ही वहां पे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आयनिक बॉन्ड में, दैट इज फजान्स रूल। फजान्स रूल बेसिकली क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड में थोड़ा बहुत जो कोवेलेंट कैरेक्टर दिख रहा है उसको हम लोग फजान्स रूल बोलते हैं। बेसिकली कैटायन एंड एनायन, जब देखो इधर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा कैटायन में, तभी वो अट्रैक्ट करेगा और एक एनायन बनेगा जिसका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे डाइपोल टाइप बन जाएगा। तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है? हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स में। बट इधर इसका Z इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से इधर भी हम लोग को ये कोवेलेंट वाला कैरेक्टर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। इस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। सो पोलराइजिंग पावर किसका होता है? बेसिकली कैटायन का आता है। पोलराइजेबिलिटी किसका होता है? एनायन का। मतलब पोलराइजिंग पावर मतलब वो अपने तरफ खींच पा रहा है,
कैटायन होता है, एंड वो पोलराइजेबिलिटी मतलब वो खुद वहां पे अट्रैक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं इज ऑफ एनायन। तो ये टर्म्स याद रखो, इस पे दूसरा कुछ क्वेश्चन नहीं आता। एंड पोलराइजेबिलिटी इज लो इन अल्कली मेटल्स। देखो एनायन हमेशा हम लोग देखेंगे तो जो 16 17 18 ग्रुप वाले देखेंगे, हम लोग एल्कली मेटल्स को कभी भी एज एन एनायन नहीं देखते। तो वहां पे जो एनायन का जो कैरेक्टर है दैट इज पोलराइजेबिलिटी वो कम रहेगा, एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक ज्यादा रहेगा देन एस ब्लॉक। पोलराइजेबिलिटी मतलब एनायन का जो कैरेक्टर है वो डी ब्लॉक के तरफ ज्यादा रहेगा देन एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि कैटायन ही बनता है, एनायन वाला चीज दिखता ही नहीं है बेसिकली। सो ये हम लोग ने इधर, फिर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बेसिकली ये चीज पे ही क्वेश्चन आने वाला है, तो वो देखते हैं। सो जब हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम पोलराइजेशन मतलब क्या, जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा आयनिक कंपाउंड में उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके, सो जब कैटायन का चार्ज ज्यादा रहेगा तो पोलैरिटी इंक्रीज होगा, एनायन का चार्ज ज्यादा रहेगा तो भी पोलैरिटी इंक्रीज होगा, बट साइज में एनायन बड़ा होना चाहिए देन कैटायन। देखो इधर भी हम लोग देख पा रहे कि जब कैटायन छोटा है उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो वो एनायन को खींच पा रहा है, इसके वजह से आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन हो रहा है। ये पोलराइजेशन बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स में ही होता है, बस इधर होने के वजह से इधर हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर लग जाता है। करेक्ट, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, वो ढूंढने के लिए हम लोग को कुछ कंडीशंस चाहिए। तो कंडीशंस ये है कि कैटायन एंड एनायन दोनों पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देन हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एंड आपको ये चीज समझ आएगा, ये बहुत इजी है। करेक्ट, LiF, LiCl, LiBr एंड LiI तीनों में साइज सेम, चार्ज सेम है। करेक्ट, लिथियम सब में सेम है। एनायन का साइज देखना, एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज में। करेक्ट, तो सबसे ज्यादा साइज बड़ा इसका होगा तो हमारा ये भी ऐसे जाएगा, हमारा पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा देन इससे। करेक्ट, फिर आ जाएगा NaCl एंड CuCl। अभी NaCl इज हमारा S ब्लॉक वाला एंड CuCl इज आर D ब्लॉक वाला। तो मुझे बताओ साइज किसका बड़ा होगा, ऑफकोर्स Na का बड़ा होगा। करेक्ट, तो CuCl वाला कैटायन में साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो CuCl वाले में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा देन NaCl। करेक्ट, फिर आ जाएगा MnO2 MnO2O7। तो इसमें चार्जेस देखते हैं, Mn पे इस पे +2 आ जाएगा, इस पे +4, इस पे +7। करेक्ट, तो सबसे ज्यादा चार्ज इस पे तो इसका ज्यादा होगा पोलराइजेशन। फिर इसमें भी चार्ज देखते हैं +2 +3, इस पे है तो इस पे ज्यादा होगा पोलराइजेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बहुत इजी है। सो अभी हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट हम लोग ने देखा इज आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज। देन हम लोग ने बात की इज अबाउट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ज्यादा किसका होगा, हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देन थर्ड चीज बात की अबाउट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड्स में दिखता है, बट जब हमारा कैटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है, तो कैटायन जेड इफेक्टिव, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से एनायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है एंड एक डाइपोल टाइप बन जाता है जिसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन आने के वजह से हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इसके वजह से हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा कंपैरिजन करने के लिए वो 3 क्राइटेरिया बनाते हैं, जिसमें एनायन एंड कैटायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए एंड कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। करेक्ट, सो एंड लास्ट पॉइंट हमारा पोलराइजिंग पावर किसका होता है, कैटायन का। पोलराइजेबिलिटी किसका होता है, एनायन का। ये चीज याद रखो, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते बट स्टिल याद रखो। एंड हमारा एस ब्लॉक का पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होता है, ऑफकोर्स एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स एनायन नहीं बनते, ज्यादातर कैटायन बनते। करेक्ट, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आयनिक बॉन्ड इतना सा ही टॉपिक है, उसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे एंड वी आर डन विद आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बहुत छोटा है, एनसीईआरटी में भी इतना ही दिया हुआ है एंड वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। सो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। Most favorable condition for electrovalent bonding are low ionization potential of one atom and high electron affinity of other atom,
high electron affinity and high potential ionization energy of both the atoms. So अभी NaCl से देखते हैं, Na plus Cl minus. So first तो ये Na था and ये Cl था, करेक्ट. ये इसने Na प्लस किया, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन गवाया, मतलब इसमें लो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा तो इजीली वो गवा सकता है. एंड इधर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगा, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा तभी ये गेन कर पाएगा, करेक्ट. तो हमारा लो आयनाइजेशन एंड पोटेंशियल ऑफ वन एटम एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द अदर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी ऑफ ए आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन charge on the ion only, packing on the of charge only, charge of the ion and size of the ion. हाँ, C is the correct option. Which shows the highest lattice energy? क्या है हमारा, चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. सो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं एफ तो सब में सेम है, चार्ज भी +1 -1 ही आएगा, तो डायरेक्टली साइज के हेल्प से हम लोग बताएंगे. सो क्या है, एन के ये सी एस होगा एंड आर बी. तो सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, लीना के रब से, तो सबसे ज्यादा इसका होगा साइज. तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसका होगा, एन ए वाले का. आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत इजी था. अमॉन्ग द फॉलोइंग, लीना के रब से वो हमारा न्यूमोनिक्स होता है फर्स्ट ग्रुप का, इसलिए ऐसे बोला. देखो, ली ना के रब से. सो इधर हमारा इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे कम होगा. सो इसका सबसे छोटा है साइज तो इसका लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. अमॉन्ग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड. तो फर्स्ट चार्जेस देखो, इस पे +3, इस पे +2, इस पे +2, इस पे +2 आ रहा है. तो जिसपे चार्ज सबसे ज्यादा उस पे कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाई लैटिस एनर्जी. सो लैटिस एनर्जी बेसिकली अभी देखा, चार्ज पहले देखना है, इस पे +1 जितना होगा +1, इस पे +2, इस पे +1 फिर से, तो इस पे 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर ट्रू. आयनिक बॉन्ड हैव नॉन डायरेक्शनल नेचर. आयनिक बॉन्ड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, ये दोनों करेक्ट है. जनरली आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाँ सब करेक्ट है. अभी हम लोग ने सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, ये तीनों वहां पे लिखा हुआ था. नेक्स्ट, polarization is the distortion of the shape of anion by adjacently placed cation. Which of the following statement is true? Maximum polarization is brought by cation of high charge. Maximum polarization is brought by cation of low charge. नहीं. A large cation is likely to bring about a large degree of polarization. नहीं. A small anion is likely to undergo a large degree of, ये भी नहीं. इधर large होना चाहिए, इधर small होना चाहिए, एंड इधर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एग्जैक्टली करेक्ट है. ये चीज अभी ऊपर डिस्कस किया है, करेक्ट. द एनायन हैविंग हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी इज. सो कैसे डिसाइड करेंगे, ऑफकोर्स चार्ज बाय साइज, चार्ज सब पे सेम है तो साइज सबका देखेंगे. एनायन में साइज क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सबसे बड़ा साइज जिसका होगा उसका हाईएस्ट पोलराइजेबिलिटी होगा, तो I-, इसका ही साइज बड़ा होता है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सो अभी हम लोग बात करने वाले इज अबाउट डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज एन ओवरऑल पोलैरिटी मॉलिक्यूल का जो होगा ना, वो डायपोल मोमेंट है. अभी ये पोलैरिटी, ये डायपोल मोमेंट एक्चुअल में होता क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड इसका डायरेक्शन क्या डिसाइड, कैसे डिसाइड होता है, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा, जहाँ पे हमारा लोन पेयर रहेगा, उस तरफ उसका डायरेक्शन डिसाइड होता है. जैसे एग्जाम्पल HCl, इधर Cl इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, करेक्ट. तो हमारा जो डायपोल मोमेंट है ना वो इस डायरेक्शन में होगा. इसका मतलब क्या, पोलैरिटी Cl के तरफ होगा. एंड इधर पॉइंट्स पढ़ते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए. बेसिकली डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल. तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर होता है, बेसिकली यही बोल रहा है इधर. सो हम लोग म्यू, जो डायपोल मोमेंट को हम लोग विद द हेल्प ऑफ म्यू रिप्रेजेंट करते हैं. तो म्यू क्या होता है, Q इंटू डी.
चार्ज इंटू कितना डिस्टेंस है उसको हम लोग म्यू बोलते हैं, मतलब ये डायपोल मोमेंट होता है। सो अगर कोई कोई मॉलिक्यूल्स में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इधर ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन, तो इधर हमारा डायपोल मोमेंट लग रहा रहेगा। सो इस साइड भी ऑक्सीजन है तो इधर भी हमारा डायपोल मोमेंट लग रहा है, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 हो जा रहा है, इसलिए ये एक हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। वही HCl, यहाँ पे हमारा एक ही तरफ कुछ डायपोल मोमेंट लगने के वजह से हमारा म्यू 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। सो वेक्टर, ये डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है। एंड ये फ्लो कैसे होता है, वो फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्लो टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लो, ये एरो है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव तक रहता है, एंड लोन पेयर की तरफ भी फ्लो होता है वो एरो। तो ये हमारा और एक एग्जांपल NH3, इधर H और N में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑफकोर्स N, बट N और ये लोन पेयर्स में ये ज्यादा लोन पेयर की तरफ जाएगा, सो ये हमारा एरो लोन पेयर की तरफ जा रहा है डायपोल मोमेंट, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट सब ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इधर म्यू तो ऑफकोर्स 0 तो नहीं होने वाला, करेक्ट, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। वैसे अभी हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ये पोलर है ये नॉन पोलर है, विद द हेल्प ऑफ दिस। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे ना वो एक तो सिमेट्रिकल होंगे एंड उनमें लोन पेयर नहीं होगा, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज तो लोन पेयर नहीं होगा, इसका मतलब वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है, एंड सिमेट्रिकल होगा शेप स्ट्रक्चर वाइज, लाइक BCl3, इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है और इसका देखो ये सिमेट्री भी है, इसका मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एंड जो लोन पेयर्स के साथ वाले भी थोड़े मॉलिक्यूल्स है जिनका अपना जो पोलर जो नॉन पोलर है, दैट इज Ab2L3। Ab2L3 कैसे हो जाता है, ये A ये B ऐसे होता था, तो ये लीनियर बनने की वजह से ये वाले इधर का डायपोल कैंसल आउट हो रहा था। देन AB5L2, ये भी ऐसा ही था हमारा 7 वाले केस में, ऊपर की तरफ 2 था इधर 2 था एंड ये एक इधर, ऐसा 3 बॉन्ड था, तो इधर भी वही चीज हो रहा था, डायपोल मोमेंट कैंसल आउट हो रहा था। AB4L2 ये क्या है हमारा, ये A ये B, इधर B स्क्वायर प्लेनर टाइप, इधर 2 लोन पेयर था, तो इधर भी हमारा डायपोल मोमेंट कैंसल आउट हो रहा था, इसलिए ये तीनों केसेस में हमारा ये तीनों केसेस वाले मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे। तो अभी हम लोग कौन सा मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा, जो सिमेट्रिकल है, करेक्ट, जिनके पास लोन पेयर नहीं है वो, एंड जिनके पास लोन पेयर है और कौन से केस में आ रहे, AB2L3 AB5L2 एंड AB4L2, ये 3 केस में आ रहे, देन वो पोलर होंगे, देन वो नॉन पोलर होंगे। एंड ये तीन कंडीशंस के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सब नॉन पोलर होंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर ये एक हमारे पास है ना फॉर्मूला दिया हुआ है NCERT में और आज तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, दैट इज परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। सो एक्चुअल डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड, डायपोल मोमेंट ऑफ डिवाइड बाय डायपोल मोमेंट ऑफ प्योर आयनिक बॉन्ड इंटू 100 कर दिया तो विल गेट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना है उस बॉन्ड में, बस इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इसमें कुछ, ये फॉर्मूला याद रखो जस्ट। देन हमारे पास आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट केस, दैट इज NH3 एंड NF3। अभी मुझे बताओ आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा आपको पोलर लग रहा रहेगा, NF3, बिकॉज फ्लोरीन है, लोन पेयर्स है, करेक्ट, बट आई विल शो यू। जैसे इधर H और N में इधर ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट, एंड लोन पेयर्स की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा रहेगा। सेकेंड केस में हम NF3 में देखते हैं हम लोग, NF3 में क्या आ जाएगा हमारा, जो N और F में इलेक्ट्रोनेगेटिव F ज्यादा है तो पोलैरिटी इस तरफ होगा, करेक्ट, और N और इस N के वजह से इधर लोन पेयर पे इस डायरेक्शन में पोलैरिटी लगेगा, करेक्ट, तो इसके वजह से हमारा जो ये वाला पोलैरिटी है NH3 का वो ज्यादा होगा देन इसके डायपोल मोमेंट से। सो ये हमारा PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये याद रखना इज जरूरी। देन हमारा आ जाता है यूनिट्स ऑफ डायपोल, 1 डाइप इज इक्वल टू 1 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, या फिर 3.33 × 10⁻30 कूलम मीटर। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है रट्टा, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वी आर डन विद द चैप्टर। सो क्वेश्चंस देखते हैं। अ मॉलिक्यूल पोजेसिंग डायपोल मोमेंट इज, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट पोजेस करता है, देखो
CH4 एक नो लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल है तो ये तो नहीं करता। BF3 नो लोन पेयर। CO2 अब भी ऊपर देखा, यहाँ पे तो लोन पेयर होता नहीं है और ये इक्वल कर देता था, 0 हो गया तो H2O। H2O कैसा होता है? ऐसा, तो हमारा इस डायरेक्शन में लग ही रहा था डायपोल, सो H2 इज द करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज, नॉन पोलर पूछा है, करेक्ट। तो BF3 डायरेक्टली हम लोग ए कर दे, आंसर टिक, बिकॉज इधर लोन पेयर होगा, इधर लोन पेयर होगा, क्लोरीन पे लोन पेयर होगा, तो फिर इधर तो होगा नहीं। ये डायरेक्ट हम लोग को पता ही है, ये एक सिमेट्रिक एटम है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, लोन पेयर के बिना वाला है, मतलब ये डेफिनेटली एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट? तो BF3 तो नहीं होगा, SiF4 भी नहीं होगा, बिकॉज SiF4 इज CF4 जैसा ही, कार्बन के नीचे वाला ही सिलिकॉन, तो ये भी नहीं होता। SF4 देखना पड़ेगा इसका, हम लोग को ये ढूंढते हैं क्या है हमारा हाइब्रिडाइजेशन या वो केस कौन सा बैठ रहा है। देखो इसमें 5 आ जाता है तो AB4L1 होता है, एंड इसमें ZeF4 में क्या हो जाएगा, 8 + 4 × 7 28/8, सो 36/8, 4 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर, मतलब AB4L2, तो ये वाला केस भी नहीं, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये PYQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट? इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इन दोनों में अब भी देखा तो NH3 में ज्यादा होता है, करेक्ट। The electronegative difference between N and F is greater than the N and H. Yet the dipole moment of NH3 is 1.5 D is larger than that of NF3. This is because in NH3 as well as NF3 the atomic nahi. In NH3 the atomic dipole and bond dipole is in the same direction, whereas in NF3 these are in opposite directions. सही, B is the correct option. इजी था बहुत, यही PYQ था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज, ये होमवर्क है, ये PYQ है, अपना होमवर्क करो, इजी है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट? सो ऑफ कोर्स BF3 ऑप्शन में रहेगा, देन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते। The molecules BF3 and NF3 both are covalent, but BF3 is non-polar and NF3 is polar. This is the reason. The reason is that BF bonds have no dipole, whereas NF have dipoles. Boron is a metal, नहीं. Atomic size नहीं. BF3 is planar, but NF3 is pyramidal in shape. हाँ, ये शेप के हेल्प से ये बता रहा है कि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके वजह से डायपोल मोमेंट BF3 में नहीं है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम H2O, NH3, NF3, HF, एंड इधर हमें डायपोल मोमेंट दिया। तो बेसिकली इधर क्या करना है, पहले तो हम लोग को डिसाइड करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, एंड फर्स्ट हम लोग डिसाइड कर लेंगे, देन हम लोग को उसके हिसाब से आंसर्स ढूंढना है इधर। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो H2O एंड HF, H2O में 2 लोन पेयर होता है, NH3 में 1 होगा, HF में F में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर्स होगा, मतलब हमारा सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट HF में दिखेगा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 2 वाला, तो D का 2 बोल सकते, हाँ बोल सकते। फिर A का उससे कम आ जाएगा 3, A का 3 आ रहा है इधर, हाँ। फिर NH3 और NF3 में NH3 का ज्यादा होना चाहिए ऑफकोर्स, तो इधर B का क्या देके रखा है 4 एंड C का देके रखा है 1, सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम लोग को थोड़ा हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफकोर्स किसी को भी याद नहीं रहता, सो हम लोग को चेक करना है कि किसका ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट, एंड उस बेसिस पे हम लोग को ऑप्शन टिक करना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट? किसमें सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट रहेगा? सो इधर तो नहीं होगा ऑफकोर्स, ये तो नहीं होगा, इसमें भी इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में इधर कैंसल आउट हो जाएगा, इधर तो सिर्फ इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा, बट इस वाले केस में इधर डायपोल मोमेंट होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इधर इस साइड बहुत होगा, कैंसल आउट नहीं हो रहा, सो मैक्सिमम फर्स्ट वाले में रहेगा। सो विद दिस हम लोग ने डायपोल मोमेंट भी कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी है, एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली क्या है? व्हेन H atom is attached to an electronegative atom like fluorine, oxygen,
nitrogen. Dipole is created and this dipole-dipole interaction is hydrogen bond. बहुत इजी डेफिनेशन है, इसमें ही समझ गया रहेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली क्या है. एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ एक डाइपोल बन रहा था जिसके वजह से वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड एज अ नाम हम लोग ने दे दिया. सो अभी हाइड्रोजन बॉन्ड है ना दो टाइप का होगा. फर्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग एंड सेकेंड इज इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग. सो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग नाम से ही समझ रहा है कि विद इन सेम मॉलिक्यूल बॉन्डिंग होगा, एंड इंटरमोलिक्यूल मतलब दूसरे कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है. करेक्ट. सो इसमें जब इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हो रहा है ना तो सिलेशन मस्ट में ऑलवेज ऑकर. इसका मतलब क्या, रिंग फॉर्मेशन, रिंग हमेशा बनेगा. ऐसा क्यों? तो ये एग्जांपल देख लो हमारा नाइट्रोफिनॉल का. इसमें इधर ऑर्थो पे है ना नाइट्रोफिनॉल NO वाला ग्रुप, सो दैट इधर देखो फिर से रिंग बन रहा है. तो है ना हमेशा इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में रिंग बनता ही है, बट इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग में कभी कभी बनता है मे फॉर्म. ऐसे दो स्ट्रक्चर्स के बीच में रिंग बनेगा और इसमें खुद के ही स्ट्रक्चर में रिंग बनेगा, ये चीज ध्यान रखना. एसोसिएशन इज वीक विद इन टू मॉलिक्यूल्स. अभी देखो ये रिंग खुद के साथ ही बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड खुद के साथ ही कर रहा है, तो इसका और ऐसे ही दूसरे स्ट्रक्चर के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बहुत वीक होगा. बट इस वाले केस में, इंटरमोलिकुलर वाले केस में, ये खुद एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है. सो इनके बीच वाला कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो वही चीज इधर देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है. ए एंड बी ऐसा दो बॉन्ड्स है, बट ए और ये ए एंड इस बी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस ए और इस बी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इधर हमारा नॉर्मल कोई फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स है. सो ये वीक होगा. बट इधर देखो ये ए के और बी के बीच में दूसरा ही बॉन्ड है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब इन दोनों का जो कनेक्शन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. करेक्ट. एंड हमेशा याद रखना इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग में ये देखो स्ट्रक्चर एकदम ऐसा कंजर्व्ड है, खुद में है. एक तो उसका जो कनेक्शन वाला भी वीक होगा, तो इधर हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी काफी लो होगा, इसका विस्कोसिटी भी काफी लो होगा. बट इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग में वो बड़ा बड़ा चेन्स बना सकता है ऐसे वाला, और कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्गर होगा. तो यहाँ पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, विस्कोसिटी हाई रहेगा. सो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है बेसिकली, एंड क्वेश्चन सब हो जाता है. सो अभी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज जो सेल्यूलोज फॉर्म H बॉन्ड विथ वाटर. जो सेल्यूलोज होता है ना, पता है ना आपको, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. सो वो बॉन्ड बनाता है, H बॉन्ड बनाता है पानी के साथ. अमाइनो एसिड्स H बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, ये चीज पता है हम लोग को. करेक्ट. जब भी अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते तभी पानी ही रिलीज करते, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते. H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर. H2O लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड H2S जो एग्जैक्टली नीचे है हाइड्रोजन के, फिर भी वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन एक छोटा मॉलिक्यूल है, इसके वजह से वो लिक्विड बनता है. वैसे ही हम लोग HF एंड HCl में भी देखेंगे ये चीज, बिकॉज फ्लोरीन एक छोटा मॉलिक्यूलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके वजह से ये चीजें होती है. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फायर बाय पेट्रोल कैन नॉट एक्सटिंग्विश बाय वाटर, बट बाय अल्कोहल कैन बी. मतलब अल्कोहल से आग लगाया है ना, देन पानी से बूझ सकता है, बट पेट्रोल से आग लगाया है ना तो पानी से बूझ नहीं सकता. ऐसा क्यों? बिकॉज पेट्रोल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पानी पोलर है, एंड अल्कोहल फिर से हमारा पोलर है. तो पोलर पोलर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो पोलर मॉलिक्यूल को वो कर सकता है, बट नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा. सो ये चीज ध्यान रखना. नेक्स्ट ये वाला पॉइंट, O नाइट्रोफिनॉल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड P नाइट्रोफिनॉल. ये चीज ऊपर भी डिस्कस किया, बिकॉज ये खुद में रहता है, इसका रिंग और दूसरे दो रिंग में कनेक्शन बहुत वीक रहेगा. सो ये लो मेल्टिंग पॉइंट पे भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, बट ये P नाइट्रोफिनॉल, इसका और दूसरे जो P नाइट्रोफिनॉल्स होंगे उनके बीच का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्ड है. सो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट हीट देना पड़ेगा तभी जाके वो मेल्ट होगा. इसकी वजह से इधर हमारा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इधर लो होगा. वही चीज इधर भी देखते हैं सैलिक एल्डिहाइड में, ऑर्थो वाला एंड पैरा वाला, इसमें भी वही चीज है, मेल्टिंग पॉइंट का वही रीजन है जो ऊपर डिस्कस किया. सिर्फ ये दो एग्जाम्पल से हमारा नीट में वगैरह आता है, टेस्ट वगैरह में, इसके अलावा कुछ आता नहीं है. अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड स्ट्रेंथ. किसके बीच में? NH3, H2O एंड HF.
इन तीनों के ऊपर। ओके, सो एच मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों में H2O का ज्यादा ही रहेगा, हमारा टेम्परेचर ज्यादा ही देना पड़ेगा। पर चेंज कहाँ पे आएगा, मेल्टिंग पॉइंट में HF ज्यादा रहेगा देन NH3 एंड बॉइलिंग पॉइंट में NH3 ज्यादा रहेगा देन HF। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तो आ जाएगा। स्ट्रेंथ वाइज देखेंगे तो HF पे ना ज्यादा अपना लोन पेयर्स होता है, H2 पे 2 होता है, NH3 पे 1 ही होता है। तो इधर हमारा पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्रिएट होने के वजह से इधर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए HF, H2 एंड NH3 स्ट्रेंथ वाइज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देन हमारा आ जाता है एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड एंड एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड क्या है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एंड एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड क्या है कि कितना नंबर ऑफ H बॉन्ड्स है। सो H2 एंड H2O2 हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, इसमें कैसे आ जाएगा, ऐसे इसमें, तो इधर भी करेक्ट। सो इधर हमारा, इधर हम लोग देखेंगे तो इसका बॉन्ड जो होगा ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, करेक्ट। बट एक्सटेंट वाइज देखेंगे ना तो ये H2O2 ज्यादा रहेगा, बिकॉज ये देखो ये दो अलग अलग इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इधर भी ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो और हाइड्रोजन बनेगा, तो नंबर ऑफ H बॉन्ड इधर ज्यादा है देन इन इसके कंपैरिजन में। बट स्ट्रेंथ वाइज H2O, NH3 एंड HF ही सबसे ज्यादा रहेगा अगर ऑप्शंस में दिया है तो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट HF का स्ट्रक्चर, NH3 का तो कर लिया स्ट्रक्चर डिस्कस, HF का करते। HF में H इधर देखो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर से F के साथ H के साथ F और ये कनेक्शन, फिर से इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वही होता रहता है, ऐसा बहुत लंबा ऐसा सीरीज बनता जाता है। देन हमारा आ जाता है H2O2। H2O2 को हम लोग बोल सकते हैं 3D केज लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली ये हमारा आइस का स्ट्रक्चर होता है। सो ये हमारा मेन ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल लिया इधर, तो देखेंगे तो H एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है O के साथ, ये वाला भी O के साथ बना रहा है, ये O दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है H के साथ, तो इन टोटल एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाँ, सो अभी इधर क्वेश्चन क्या आता है कि नियरेस्ट H कितना है जो मेन वाटर मॉलिक्यूल के। सो नियरेस्ट H मतलब इसमें नियरेस्ट कौन सा है, फर्स्ट 2 ही है। ऑक्सीजन कितना है, 1 एंड 2 2 ही है। सेकेंड नियरेस्ट कितना है, इधर सेकेंड नियरेस्ट हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और ऑक्सीजन 2 ही दिख रहे सेकेंड नियरेस्ट, ये देखो, इसके बाद ये और ये, करेक्ट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये 4 ऑक्सीजन और इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे है मेन मॉलिक्यूल के। देखो 4 ऑक्सीजन इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे दिख रहे, हाँ दिख रही है, देखो ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, हाँ ये पॉसिबल है, यस। बट 4 हाइड्रोजन आर एट इक्विवेलेंट डिस्टेंस, देखो 4 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, पर इधर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग है, ये बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब ये नो हो जाएगा। एंड ये एक हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दिस, डेंसिटी ऑफ H2O में लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होता है देन सॉलिड का, और इसके वजह से वॉल्यूम सॉलिड का ज्यादा होगा देन लिक्विड का। इसके ही वजह से हमारा जो आइस होता है ना वो पानी पे फ्लोट करता है, ना कि नॉर्मली क्या होता है जो वाटर है, नॉर्मली क्या होता है जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो जाके सिंक करता है, बट इधर केस उल्टा होने की वजह से यहाँ पे हमारा लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से सॉलिड से आइस फ्लोट करता है वाटर पे। ये चीज याद रखना है, ये हम लोग इक्विलिब्रियम में सीखते ही है। फिर से इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इज शोन बाय, सो इंट्रामोलिकुलर तो इधर होगा, इधर नहीं होगा, इधर, हाँ इधर भी होगा। सो 1 and 3, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is are incorrect about H bonding? O-nitrophenol shows intramolecular H bonding. Correct. Intramolecular H bonding is formed within same molecule. Correct. 3 H bonds are formed per molecule of H2O in solid phase. गलत, 4 बनता है. So this is the incorrect one. The strongest hydrogen bond is present in, of course, HF. ये चीज ऊपर ही डिस्कस किया. The strongest hydrogen bonding is present in HF, HCl, HBr, HI. Of course HF. बहुत easy है ये.
Which one of the following statement is not true for salicylaldehyde? It is an intramolecularly hydrogen bond. हाँ, इधर अभी स्पेसिफिक नहीं दिया, ऑर्थो वाले का बोल रहे हैं या पैरा वाले का. इट इज स्टीम वोलेटाइल. हाँ. हैज हायर सोल्यूबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. नहीं, ऑफकोर्स नहीं. हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. हाँ, अगर पैरा है तो देन हाई रहेगा, तो सी, क्योंकि दूसरे सब ऑप्शंस पैरा और ऑर्थो पे डिपेंड हो रहा है. ये वाला कुछ भी हम लोग ने पढ़ा नहीं, इसलिए थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. Next, usually high boiling point of water is result of intermolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding, both intra and inter, high specific heat. Of course, intermolecular hydrogen bonding के वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. और इसके साथ हम लोग ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है केमिकल बॉन्डिंग. सो फ्रॉम टुमारो वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा एंड 3 days में ये भी कंप्लीट कर देंगे वर्क पावर एनर्जी. कोशिश करेंगे कि दो ही पार्ट्स हो, कोशिश करूंगी, बट स्टिल 3 पार्ट्स हम लोग मैक्सिमम 3 में ही कंप्लीट करेंगे, मिनिमम 2. ओके, आई होप आप सबको समझा होगा. एंड नहीं समझा तो आप टेलीग्राम कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, बट प्लीज लेट मी नो कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, या फिर इफ यू थिंक कि मैंने ये चीज अच्छे से नहीं सिखाया है तो आई ट्राई टू रिपीट दिस, वो चीज फिर से इन द नेक्स्ट पार्ट. भले एक कमेंट रहेगा फिर भी मैं वो चीज रिपीट करूंगी. बिलीव मी, प्लीज आप मुझे बताओ कि ये चीजें प्रॉब्लम हो रहा है. आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड मैं और इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगी फ्रॉम माई एंड. ओके, सो दिस, ये यूट्यूब चैनल पूरा दिस इज न्यू फॉर मी एंड हमारा अच्छा खासा सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गया है. सो अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज मैसेज मी, प्लीज लेट मी नो कि ये चीजें इश्यूज आ रहा है. प्लीज आप इस पे आपका ये मिस्टेक हो रहा है, या आप ये चीज बहुत फास्ट सिखा रहे हो, या क्वेश्चंस बहुत फास्ट जा रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज प्लीज टेल मी. आपको कोई थियोरी पार्ट बहुत लगा कि बहुत मैंने फास्ट करवा दिया रहेगा तो प्लीज बताओ. Okay, so till then, bye bye. We'll meet you in the next lecture with physics now. So bye.